बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं ईमानदारी की प्रतिमूर्ति के इस द्वितीय भाग में, जिसके रचनाकार भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के तीसरे पुत्र सुनील शास्त्री जी हैं। ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति जो है हमारे स्वर्गीय आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, भूतपूर्व दूसरे प्रधानमंत्री, और इनके बारे में यहाँ जानकारी दी है। संस्मरण लिखा है सुनील शास्त्री जी ने, उनके पुत्र ने। बच्चों, वैसे तो मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं उस दिशा में चला गया तो मैं पाठ को समय पर समाप्त नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है। मैं हमेशा चाहता हूँ, मैं और हमारी टीम चाहती है कि आपको अच्छे तरीके से सीखने का, समझने का मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके, ताकि आप इन चीज़ों को न सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बल्कि जीवन की दृष्टि से भी अपने जीवन में अपना सकें और ये आपको आगे मार्गदर्शन करें। इसके लिए इस वीडियो के अंत में मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कई सारी जानकारी दी है, दिखाई है, वो आप समझ पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले कि आगे बढ़ें, मैं कुछ छोटी सी बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इनके लिए किसी भी तरह धन दौलत तथा सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता। लेकिन दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है। विलासितापूर्ण वस्तुएं इन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। वे केवल जीवन आवश्यक वस्तुओं से ही अपना गुजारा कर लेते हैं। पर ईमानदारी, सच्चरित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। हमारे देश के संतों, महात्माओं तथा महापुरुषों का जीवन इसी तरह का रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और उनका गुणगान करती है। सादा जीवन, उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है और इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। इस मंत्र को अपने जीवन में साक्षात उतार देने वाले जीवंत प्रतिमान मूर्ति हमारे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री, जिनके बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है। बच्चों, इसके पहले की कक्षा में हमने जाना था कि किस तरह से लाल बहादुर शास्त्री के बच्चों ने, यानी सुनील शास्त्री, अनिल शास्त्री ने उनकी गैर हाजिरी में उस कार का इस्तेमाल किया जिस कार का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री के कार्यों में किया जाता है। लेकिन ये बात पिताजी को पता न चले, इस बात की कोशिश करते हुए भी जो व्यक्ति पूरे देश और दुनिया की जानकारी रखता हो, वो अपने घर परिवार की जानकारी कैसे न रखे। इस बात को जब इनके बच्चे भूल गए तो उनके पिताजी ने उनको समझाने का तरीका अपनाया। कैसे समझाया? चाय की चर्चा में जब वो पहुंचे, बात हुई सुबह, तब उन्होंने जब उनसे पूछा कि आप लोगों ने कौन सी कार इस्तेमाल की, जिस तरीके से बातों को उन्होंने आगे बढ़ाया, लेखक को गलतफहमी हो गई। इनको लगा कि पिताजी जो है हमको अब इजाजत दे रहे हैं उस इम्पाला शेवरलेट कार को इस्तेमाल करने की, लेकिन बात कुछ और थी। प्रधानमंत्री का तरीका कुछ अलग था समझाने का। कैसे? यहाँ देखते हैं। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग ना के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। यानी चीजों का सही इस्तेमाल करना, किफायत से करना, ये प्रधानमंत्री के जीवन का उद्देश्य था। यही उनकी कार्यशैली थी। खैर, आगे देखते हैं। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाजत का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। लेखक जहाँ ये समझ रहे थे, असल में बात कुछ और थी। बच्चों, ये प्रधानमंत्री जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का तरीका था समझाने का। क्या? चाय खत्म करके उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग, यानी उस लॉग बुक में एंट्री कर दी जाए कि 14 किलोमीटर व्यक्तिगत कार्य के लिए इस्तेमाल की गई इस गाड़ी का। यह बात, उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले,
सहाय साहब। सहाय साहब कौन बच्चों? वही उनके पर्सनल सेक्रेटरी जिससे बच्चों ने गाड़ी मंगाई थी। तो सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। आप समझ रहे बच्चों? यानी प्रधानमंत्री की जो कार इम्पाला शेवलेट प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी, व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस्तेमाल की गई थी, तो ये अपनी जेब से उसका पैसा भर रहे थे। 60 पैसे प्रति किलोमीटर उस समय के हिसाब से बच्चों, उस जमाने के हिसाब से पूरे 14 किलोमीटर का हिसाब ये अपने खाते से सरकारी खाते में जमा कर रहे हैं, अपनी जेब से। ये शिक्षा जो बच्चों को मिली तो उनके तो होश उड़ गए। पिताजी ने अपने कर्म से, अपने उदाहरण से बात उनको बताई कि जो जनता के काम के लिए होनी चाहिए, जिस चीज का इस्तेमाल जनता के लिए होना चाहिए, उसका इस्तेमाल जनता के लिए ही किया जाना चाहिए। सरकारी कामों के लिए जो चीज बनी है उनका इस्तेमाल सरकारी कामों के लिए ही किया जाना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत जीवन में। अगर व्यक्तिगत कार्यों के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। ये बात बच्चों की होश उड़ा देने के लिए काफी थी। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। पिताजी ने उनकी अंतरात्मा को, अपने बच्चों की अंतरात्मा को छू लिया था। अपने उदाहरण से उनको समझाया था कि उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं था। सिर्फ दिखावे के लिए कार का इस्तेमाल करना सही नहीं था। आपसे ये बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। आदर्श यानी अनुकरणीय वस्तु, मतलब जो चीज इसका हम अनुकरण करते हैं। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? यानी जो कुछ मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो सीखने के बाद क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उस सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करूं? आप ही सोचें, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। अब जब खुद लेखक बड़े हो गए सुनील शास्त्री जी, और जब उनके बच्चे उनसे कहते थे कि पिताजी आप हमको साइकिल से या रिक्शा से स्कूल भेजते हैं, जबकि बाकी बच्चे जो है, अधिकारियों के बच्चे जो है बड़ी बड़ी गाड़ी में आते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब देना सुनील शास्त्री जी के लिए बहुत कठिन होता था। क्योंकि जो संस्कार उन्होंने अपने पिताजी से सीखा था वही संस्कार आज वो अपने बच्चों को दे रहे थे। आज का वक्त बच्चों, आप सब जानते हैं कि किस तरह से जो लोग जनता की सेवा के लिए राजनीति में आते हैं वो असल में जनता के सेवक कम और जनता के मालिक कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। वो सब चीजों पे अपना अधिकार मानने लग जाते हैं। ये समय ऐसा है, और इस ऐसे कठिन समय में भी अपने पिताजी के आदर्शों को साकार करना, उन्हें पूरा करना लेखक के लिए बहुत बड़ी बात है। बट बच्चों को समझाना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। आगे वो लिखते हैं आगे लिखते हैं, वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता, समझाने की कोशिश करता हूं। जानता हूं मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूं। मतलब बच्चों को कैसे समझाएं कि बाकी अधिकारियों के तो लोग जो है गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ी में आते हैं, और आप सरकारी पद में होते हुए भी आप हमारे लिए गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। तो उनका दिल बहलाने के लिए सुनील शास्त्री जी कभी कभी अपनी गाड़ी से उनको छोड़ देते हैं। लेकिन वो ये बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि यही होना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। सरकारी चीजों का गैर इस्तेमाल करना उचित बात नहीं है। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ ये सब फिर जिक्र कर तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना, संवारना, कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। यानी आज के इस बदलते वक्त में भी मैं अपने मन के महल को, अपने पिताजी के संस्कारों को बचा कर रख सकूं, ये मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। लेखक का अपने पिताजी से बहुत अच्छे संबंध थे। पिताजी के दिए काम को करना और उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द सुनना कि शाबाश बहुत अच्छा काम किया, ये इनको खिलखिला देता था। इसलिए पिताजी के दिए गए कामों को बढ़िया ढंग से करते थे। एक दिन पिताजी बोले, सुनील मेरी अलमारी काफी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। अब लेखक के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी? एक तो अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा, पिताजी की तारीफ मिलेगी। तो बेटा खुश, और बेटे ने कर दिया जो पिताजी चाहते थे। मैंने स्कूल से लौटकर वो सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। पूछा,
तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? कौन से कुर्ते? ऐसे कुर्ते जिसके बारे में देखिए लेखक की प्रतिक्रिया, बाल लेखक की प्रतिक्रिया। मैं बोला, वे कुर्ते भला? कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहां से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। अब बच्चों, सीधी सी बात है, जब कुर्ते फट गए हैं तो बच्चे ने सोचा कि इसका क्या करना है, फटा हुआ कुर्ता तो पापा पहनेंगे नहीं। उन्होंने अम्मा को लौटा दिए, दे दिए कि इसको निकाल दो। लेकिन पिताजी की जो बात सुनी तो लेखक देखता रह गया। उन्होंने पूछा, ये कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूंगा ना। हे प्रभु, देखिए बच्चे के लिए तो एकदम हैरानी वाली बात कि जो पिताजी मंत्री हैं, जो पिताजी प्रधानमंत्री पद पर आ गए थे बाद में, वो व्यक्ति उस फटे हुए कुर्ते पहनने को तैयार हैं और कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोट पहन लेता। यानी किफायत से रहना और किफायती जीवन के संस्कार किस तरह से बच्चे को मिले हैं, सुनील शास्त्री जी को मिला है, ये देखने वाली बात है। एक व्यक्ति जो इतना महान है, जो सादा जीवन उच्च विचार का साक्षात प्रतिमूर्ति है। आप देखिए बच्चों, किस तरह से उनकी सोच थी, हर चीज का सही इस्तेमाल करना। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। तो ऐसे आदर्श पुरुष थे लाल बहादुर शास्त्री बच्चों, जो हर चीज का पूरा मूल्य इस्तेमाल करना जानते थे। ये महात्मा गांधी की परंपरा के व्यक्ति थे, उनसे प्रेरणा ली थी इन्होंने। हर चीज का पूरा इस्तेमाल और सही इस्तेमाल होना जरूरी। आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। देखें बच्चों, फटा हुआ कुर्ता और कह रहे कि रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध देता था। मतलब वो सीधे सीधे कोई बात नहीं कहते थे, इस तरीके से कहते थे कि जो दिल को छू जाती थी। इम्पाला शेवलेट गाड़ी के इस्तेमाल करने में देखिए बच्चों, वो चाहते तो बच्चों को सीधे धमका सकते थे, डांट सकते थे, बोल सकते थे तुमको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इस्तेमाल करने पर जो निजी खर्च, जो निजी कार के लिए जो इस्तेमाल किया था, उसकी पूरी कीमत चुकाए, और बच्चों के लिए सीखने वाली बहुत बड़ी बात थी। यही हुनर लाल बहादुर शास्त्री जी में था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतार हो जाते थे। जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री सामने वाले को अपना बनाते थे, सिखाते थे, दिल को छू लेते थे, सामने वाला व्यक्ति अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाता था। अम्मा बताती हैं, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। मुंह दिखाई मतलब जब दुल्हन का मुख पहली बार देखते हैं तो रस्म के रूप में उन्हें तोहफे दिए जाते हैं। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा, किसी चीज में या किसी व्यवसाय में नुकसान हुआ होगा। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उनकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची, और ना ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। लेखक कहना चाहते कि अम्मा जब ये बात उनको बता रही है कि जब चाचा जी घाटे में आए तो उनको उनकी जो रुपए चुकाने की जिम्मेदारी वो हम पर भी आए। संयुक्त परिवार था, सब मिल के मदद करते थे, अब हमको भी देना था। लेखक यहाँ के पिताजी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के पास इतने पैसे थे नहीं। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी यानी ललिता जी ये बता रही है अपने बच्चों को किस तरह से उनके पति ने जब उनसे गहना मांगा तो एक पल की सोच में पड़ गई, क्योंकि स्त्रियों का सबसे कीमती चीज उनका गहना होता है। वो अपने गहनों से बहुत लगाव रखती, बहुत प्यार करती, वही उनकी संपत्ति होती है, ऐसा मानते हैं। लेकिन जब पति देव ने मांगा तो उन्होंने एक पल भी देरी न करके उन्हें दे दिए ताकि वो खुश रहें। केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख लिए थे, वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध पूछोगे तो क्या कहोगी? हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता ना करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। यथापति
वैसी यथा पत्नी। बच्चों, जैसे पति वैसे पत्नी। देखिए, आदर्श पुरुष अपने पति को बचाने के लिए, किसी भी तरह के संकट से बचाने के लिए उन्होंने ये बात कही। तुम्हारे बाबूजी तनिक चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वो तो है। और असल गहना क्या है? उनके स्वयं पति। मेरे पति ही मेरा सबसे बड़ा गहना है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता ना करें, समय आने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। और यही व्यक्ति चलकर आगे हमारे देश का प्रधानमंत्री बना। बच्चों देखिए, हर पुरुष की सफलता के पीछे उनकी स्त्री का हाथ होता है। तो ये साक्षात उदाहरण है। त्याग की मूर्ति न सिर्फ पति देव थे, बल्कि पत्नी भी थी, जो उनके सुख दुख की बराबर की साथी थी। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पाठ समाप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री की जानकारी में एक वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। आगे हिंदी दर्पण साभार यूट्यूब से लिया गया ये वीडियो आपको प्रस्तुत है। आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री के जन्म से लेकर निधन तक की पूरी कहानी संक्षिप्त रूप में। देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है, और ये पूर्ण निष्ठा है, क्योंकि कोई भी यह आकलन नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। दोस्तों, हिंदी दर्पण में आज हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिन्हें अपनी ईमानदारी, काबिलियत और देश प्रेम के कारण आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, मगर जब वो सिर्फ 2 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी माँ उन्हें उनके नाना के यहाँ लेती गई। मिर्जापुर से शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए बनारस चले गए। वो जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी अपनी जाति अपने नाम में नहीं लिखी। बनारस के काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। उन्होंने 1928 में ललिता देवी जी से शादी की और दहेज लेने से भी साफ मना कर दिया, क्योंकि वो दहेज के बिल्कुल खिलाफ थे। शास्त्री जी के परिवार का आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, मगर उनके एक टीचर थे निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा, जो बड़े देशभक्त थे। उन्होंने आर्थिक रूप से शास्त्री जी की बहुत मदद भी की थी। शास्त्री जी उनकी देशभक्ति की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए और फिर 1915 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। 1921 में अपने हाई स्कूल एग्जाम के कुछ महीने पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने भी हजारों बच्चों की तरह अपना स्कूल छोड़ दिया और आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। इसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर नाबालिग होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। 1930 में शास्त्री जी कांग्रेस की एक इकाई के सेक्रेटरी बनाए गए और बाद में इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी अहम भूमिका निभाई। वो घर घर जाते थे और उनसे लगान और टैक्स ना देने के लिए कहते थे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान वो कई समाज सुधारक और पश्चिमी फिलोसफर्स के बारे में भी पढ़े। आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का पुलिस मंत्रालय सौंपा गया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिससे प्रभावित होकर नेहरू जी ने उन्हें भारत सरकार का रेल मंत्री बना दिया। मगर 1956 में तमिलनाडु में एक रेल एक्सीडेंट हुआ, जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए। इस हादसे का उनके ऊपर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्हें लगा कि ये उन्हीं की गलती है और वो इस पद को संभालने के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 1957 में वो वापस से यातायात और संचार मंत्री बनाए गए और फिर उन्हें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी व्यापार और उद्योग मंत्री बना दिया गया। 1961 में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री जी को नया प्रधानमंत्री चुना गया। हालांकि उस समय और भी कई बड़े कांग्रेसी नेता थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो बहुत साधारण स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी अपने पद का इस्तेमाल अपनी निजी जरूरतों के लिए नहीं किया। अपने परिवार के बहुत दबाव देने पर उन्होंने एक कार खरीदी थी। 12,000 रुपए की कार के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने 7,000 रुपए जमा किए और बाकी पैसों के लिए बैंक से लोन लिया। शास्त्री जी ने खाने की कमी, बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए। भारत में भोजन की कमी दूर करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति
और दूध से बनने वाले सामान की कमी पूरी करने के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति शास्त्री जी के समय में ही आई थी। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत से युद्ध छेड़ दिया तब उन्होंने सेना को जवाब देने के लिए आजाद कर दिया था और ये साफ साफ कह दिया था कि ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जाएगा। इसी समय उन्होंने देश के किसानों और सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। युद्ध के समय की ही बात है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भारत युद्ध बंद कर दे, वरना PL 480 समझौते के तहत भारत को मिलने वाला गेहूं अमेरिका देना बंद कर देगा। उसी समय शास्त्री जी ने अपने घर में शाम का खाना बनाने से मना कर दिया। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा परिवार एक वक्त भोजन किए बिना रह सकता है या नहीं। अगर रह सकता है तो मैं कल ही देशवासियों से एक वक्त का खाना छोड़ने का आग्रह करूंगा। हम भूखे रह लेंगे मगर अमेरिका की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। शास्त्री जी को दिल की बीमारी थी और उन्हें पहले भी 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था। तीसरी बार में कार्डियक अरेस्ट के कारण 1 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु पर आज भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि शायद उनकी मृत्यु किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश से हुई थी, मगर अभी तक इसका कोई भी सबूत खुले रूप से हमारे सामने नहीं है। अपनी मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले शास्त्री जी पहले भारतीय हैं। ये शास्त्री जी जैसे महान देशभक्तों, काबिल और ईमानदार नेताओं की ही देन है कि न सिर्फ हमें आजादी मिली बल्कि आजादी के कुछ दशक के बाद ही हमारा देश आज दुनिया के सामने एक पहचान बना रहा है। मगर गुजरते समय के साथ ऐसे महान लोगों की यादों पर एक धूल सी पड़ती जा रही है। हमें चाहिए कि हम हमेशा इनका सम्मान करें और इनके सपनों का भारत बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें। तो देखा बच्चों, इनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमको प्रयास करने होंगे। जो भारत इन्होंने हमको सौंपा है उसे सही तरीके से आगे बढ़ाना, विकास करना, सबका भला करना, सबका ध्यान देना हमारा परम कर्तव्य है। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की विभिन्न झांकियाँ प्रस्तुत करते हुए मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया, अच्छा लगा, पसंद आया। अगर हाँ तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। और इनके जीवन से शिक्षा लेकर हम भी अपने जीवन में अच्छा काम करें, इस बात को बोलते हुए मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए। शुक्रिया।